अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और अपने कमेंट्स, फीडबैक से आपने ज़रूर आगाह करना है। आपके एनालिसिस से मौजूदा सूरत हाल पे आप क्या राय रखते हैं? किस तरह आप समझते हैं कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ? अपने इनपुट से ज़रूर आगाह कीजिए। ये खबर आप पीछे देख रहे हैं, ये 2-3 रोज़ से इस पर बड़े बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो फ़ॉर्मूला पेश किया है, एक तजवीज़ उन्होंने पेश की है कि जी अगर तो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है तो 5 बड़ों का मेज़ पर बैठना बड़ा ज़रूरी है। वो 5 बड़े तो मेज़ पर बिठा रहे हैं, जिनमें से 4 बड़ों के वो नाम भी बता रहे हैं, लेकिन 5वें बड़े का नाम लेने से राना साहब की जो ज़बान है वो लड़खड़ा जा रही है। वो 5वें बड़े का नाम नहीं बता रहे और असल कहानी भी उसी में छुपी है। वो 5वां बड़ा जो है वो असली बड़ा है और चौथा बड़ा जो इन 5 नामों में बता रहे हैं राना साहब, वो इमरान खान साहब हैं। और असल लड़ाई भी इन्हीं के दरमियान है। जो 3 बड़े जिनको राना साहब बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में बड़े नहीं हैं, वो छोटे ही हैं या कह लीजिए वो छोटे बड़े हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की चाहे वो रिहाई हो या उनसे मुताल्लिक कोई भी फैसला हो, वो दीगर जो 3 छोटे बड़े हैं वो नहीं फैसला कर सकते। असल जो फैसला होना है वो 2 के दरमियान ही चीज़ें जब हमें कोई किसी तरफ जाती हुई दिखाई देंगी तो उसी में से निकलेगा और वो 5वां बड़ा जो है वो असल जो अथॉरिटी है उन्हीं के पास है। सो राना साहब बहरहाल उन 3 का नाम लेके उनको ज़रूर रेलेवेंट दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जो चौथे बड़े हैं इमरान खान साहब, वो उनको रेलेवेंट नहीं समझते। मैं आज आपने इस वीडियो में, इस व्लॉग में आपके सामने यही तमाम वजूहात और जो आगे का सिनेरियो है उसके हवाले से ज़रूर एक एनालिसिस, एक डीप एनालिसिस आपके सामने ज़रूर शेयर करती चलूँ। सो वो 5वें बड़े की ज़रा बात करते हैं, जिसका नाम राना सनाउल्लाह साहब तो नहीं ले रहे और अक्सर आपको पता है नाम लेने से लोगों की ज़बानें भी जल जाती हैं। वो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो 5वां बड़ा कौन है। हत्ता कि मैंने जब थंबनेल में वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एक तस्वीर भी लगाई, तो आप सब अपने कमेंट से में वो नाम लेकर बता रहे थे कि वो 5वां बड़ा नाम कौन है जो असल फैसला जिन्होंने करना है। वो 5वें बड़े के इमरान खान के हवाले से वो क्या कर सकते हैं। ये सबको पता है कि उनकी पोजीशन जो है इमरान खान साहब से मुतालिक वो बड़ी मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, पोजीशन बड़ी क्लियर है। वो इमरान खान के साथ एंगेज नहीं करना चाहते। वो मेज़ पर एक साथ बैठना तो बहुत दूर की बात, वो एंगेज ही नहीं करना चाहते सिरे से और उनकी जो डिफरेंसेस हैं इमरान खान साहब के साथ वो किसी तौर भी कम होते दिखाई नहीं दे रहे। जब भी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आता है, आपको पता है इमरान खान साहब की पैगाम वो जो पोजीशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम, उसमें तो मजीद एग्रेशन हमें हर गुजरते दिन के साथ नजर आ रहा होता है। रिकन्सिलिएशन का नेचुरली फिर सवाल ही कहीं पैदा नहीं होता और रिकन्सिलिएशन वो 5वां बड़ा दे भी क्यों, क्योंकि जब उसको कंसेशन की के हवाले से जब हमें पिछले कुछ अरसे में इन 2-3 साल के अंदर हमने ये भी इंस्टेंसेस देखे 2.5 साल में कि जो इमरान खान साहब की तरफ से जो ऑफर्स का जिक्र किया जाता रहा या उनकी फैमिली की तरफ से जो ऑफर्स की जाती रही इमरान खान साहब को और जो कंसेशंस देने की बातें थी, क्योंकि जाहिर है एक चीज़ तो एक हमें मुल्क तो स्टक पोजीशन में नज़र आ रहा है। सो ऑफर्स तो इमरान खान साहब को की जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो कोई नहीं दे सकता। ये बात फैक्ट है और ये 5वां बड़ा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान साहब और शायद वो जो कॉन्डुइट्स का रोल जब बीच में राब्ताकार जो बीच में जो नेगोशिएटर्स थे जो आके रोल प्ले करना चाह रहे थे, बीच में इस किस्म के इंस्टेंसेस ज़रूर देखे गए। बाहर से भी कुछ अफराद आए, यहाँ से भी लोगों ने एक रोल प्ले करने की कोशिश की कि मामला कहीं न कहीं डिफ्यूज़ हो दोनों एंटिटीज़ के दरमियान। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ निकली नहीं और इसकी वजह नेचुरली वही है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो कोई खामोशी इख्तियार करने को तैयार नहीं। उनको ये भी ऑफ़र की गई कि वो बनी गाला 3 साल तक मूव कर जाएँ और वहाँ पर 3 साल तक जो है वो इस पूरे सेटअप को चलने दें। लेकिन इमरान खान साहब किसी भी तौर पे इनकी इन कंडीशंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाज़ा कोई बात नहीं बन सकी और अ, इमरान खान साहब की कोई गारंटी ना तो कोई दे सकता है और ना ही जो 5वें बड़े हैं वो किसी शख्स की भी कोई गारंटी पर यकीन करने को या गौर करने को तैयार होंगे। इसकी वजह ये है कि मामला जो है अब वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं और वहाँ से चीज़ें दोबारा से एड्रेस होना उसमें नेचुरली एक बहुत एक अरसा ज़रूर दरकार होगा और उसके बाद किसी भी कोई भी शख्सी ज़मानत हो या किसी की तहरीरी ज़मानत हो, चाहे ये 3 की जिनकी बात राना सनाउल्लाह साहब एक पूरा पेश करना चाह रहे हैं कि जी ये शायद रेलेवेंट है,
राणा साहब की नज़र में, और ये कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये 3 छोटे बड़े हों या 30 लोग हों, ये मेरे ख़्याल से अगर कोई भी बीच में पड़े, इस वक़्त जो 5वां बड़ा है वो अपनी पोज़ीशन तब्दील करने को भी तैयार नहीं है, जो जिन्होंने फ़ैसला लेना है। अहम सवाल ये है कि वाक़ई ये 5 बड़े एक मेज़ पर नज़र आ सकते हैं बैठते हुए। सीधा-सीधा जवाब तो इस बात का नहीं है, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो। और इसकी एक वजह तो ये है कि इमरान खान साहब, लाइक आई सेड, कि वो जो 3 राणा साहब जिनको बड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या रेलेवेंट बता रहे हैं सबको कि वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, हुकूमत के पास बहुत ऑफर्स है और बहुत ऑप्शंस है ऑपोजिशन को देने के लिए, तो इमरान खान साहब नेचुरली आप इस वक्त 5वें बड़े को साइड पे भी अगर रख दें, तो 3 लोग नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, इनके हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्लियर है। इमरान खान साहब इन दीगर जो 3 लोग हैं इनके साथ मेज़ पर बैठने को कतई तैयार नहीं है, वो इनको रेलेवेंट नहीं समझते इन इनकम्बेंट्स को। वो समझते हैं कि इनका इमरान खान का मैंडेट चोरी करके इनको सिस्टम में इंस्टॉल किया गया, इनकी इमरान खान की 3 साल पहले हुकूमत को घर बेचकर इनको लाके जो है वो इंस्टॉल किया गया। सो ये बेनिफिशरीज हैं मौजूदा तमाम जो इमरान खान के खिलाफ इकदामात किए गए, उनसे बेनिफिशरीज जो हैं वो ये 3 लोग थे, तो इनके साथ इमरान खान बैठने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान की पूरी जो स्ट्रगल थी वो उसी निज़ाम के खिलाफ थी, उसी स्टेटस को के खिलाफ थी कि जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ अपना क्लियर रखा कि इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क के साथ जो है वो इन्होंने ज़्यादती की, करप्शन के हवाले से इमरान खान साहब एक मौक़िफ़, इस पूरे एक जो उनका एक स्ट्रगल नज़र आता है, उनकी जो जिद्दोजहद नज़र आती है, वो इन्हीं के खिलाफ थी कि जो यही अफराद जो 30-30, 40-40 साल से इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे थे, इन्हीं ख़ानदानों के खिलाफ थी। तो इनके साथ इमरान खान साहब किसी भी तौर पे, एंड लेट अलोन कि अपनी रिहाई के लिए, एक तो वो अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ वो इनके साथ बैठने की इमरान खान की ज़रूरत एक तो ना है, बिठाने की इमरान खान को इस मेज़ पे ज़रूरत जो है वो इन तीनों अफराद की है, क्योंकि जितना इमरान खान साहब जेल में रहेंगे उतना ही प्रेशर माउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। और जितना एक सख्त जो है इमरान खान साहब ने जेल गुजार ली है अब तक 2.5 सालों में, जो कि पाकिस्तान की जो हालिया सियासी तारीख है उसमें किसी सियासतदान ने इतने अरसे जेल जो है वो नहीं काटी, और जिस तरह से इमरान खान ने जेल गुजारी है, उनके अपने ही ये मुखालफीन भी उस बात के मुतरफ नजर आते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो कि इमरान खान उस मेज़ पे आके इनके साथ बैठे, ताकि एक इंप्रेशन और एक बयानिया या इनके लिए एक फेस सेविंग मिल जाए कि इमरान खान जी देखें, हमने इसके लिए रिहाई मुमकिन बनाई, हमने इसको रिलीफ दिया, और ये एक रिलीफ की एक डील की मार था, जो कि वो ये देना ही नहीं चाह रहा इनको ये कार्ड। वो किसी भी तौर पे, किसी भी तरह से वो चाह ही नहीं रहे हैं कि वो उनकी रिहाई जो है, वो चाहते हैं कि थ्रू कोर्ट्स जिस किस्म के केसेस उनके खिलाफ बनाए गए, उन्हीं केसेस का अंजाम जिस तरह से नजर आया हमें, कितने केसेस बनाए गए, और अब ये एक आध जो केसेस की मार अब रह गई है, ये पूरा बयानिया हुकूमत का, वो केसेस लगने नहीं दिए जा रहे। सो इमरान खान इनको वो एज देना ही नहीं चाह रहे कि ये एक लोगों में बयानिया बनाने के लिए बताएं कि जी हमने इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए एक रोल प्लेन किया, और हमने माहौल को साजगार बनाया, हमने वो 5वें बड़े को जो है वो मेज पर हम लेकर आए। इनके हाथ में बहरहाल कुछ नहीं है। अब जरा इसका एक गहरा तज्जिया करते हैं थोड़ी देर के लिए। हम राना साहब की इस ख्याली मेज पर से उठ जाते हैं और जरा बाहर आते हैं और इसको जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि राना साहब दरअसल कहना चाह क्या रहे हैं। 5वें बड़े का नाम लिए बगैर राना साहब जो है वो साथ ही ये जो 5वें बड़े को ख्याली तौर पर इस मेज पर बिठा रहे हैं। राना साहब ने हमें इस हवाले से ये ज़रूर ये बता दिया है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई का रास्ता है, जो वाहिद रास्ता है, वो इस 5वें बड़े के थ्रू ही है। और राना साहब ये भी बता रहे हैं कि जब तक वो 5वां बड़ा राजी नहीं होगा, जब तक उसकी अप्रूवल नहीं होगी, क्योंकि उसी के पास अथॉरिटी है, तब तक ये 3 बड़े जो राना साहब की नज़र में, जैसे मैंने पहले कहा, बड़े हैं, वो 3 बड़े कुछ नहीं कर सकते इमरान खान को रिलीफ देने से मुतालिक, उनको जेल से बाहर निकलवाने से मुतालिक। राना साहब जो है वो ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो महज 3 बड़ों का फैसला कर लेने से नहीं हो सकती है। उसके लिए चाबी जो है वो वही पिंडी में ही है, और यानी कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, ये जो 3 बड़े राना साहब की नज़र में ये कोई रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़
उसी एक पांचवें बड़े के इर्द गिर्द घूम रही है, और अगर चाहे भी ये तीन कुछ करने के लिए, तो वो चौथे बड़े को कोई रिलीफ नहीं दिलवा सकते, क्योंकि जो पांचवा बड़ा है वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। बात घूम फिर के उसी पांचवें बड़े के इर्द गिर्द घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, और उसकी मर्जी के बगैर, उसकी मंशा के बगैर ये मामला हमें किसी भी तौर पे हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये मामला हल होगा कैसे, क्योंकि पांचवा बड़ा और उनके माइंडसेट के बारे में सबको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, और अब ये माइंडसेट जो है वो तब्दील हो सकता है कि नहीं, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और पाकिस्तान भी, पाकिस्तान की सियासत भी फनी भी है और ट्रिकी भी है, और आपको पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी हालात और मामलात जो है वो तब्दील हो सकते हैं, और सियासत भी इसी उतार चढ़ाव का नाम है। अगरचे इस वक्त आपको लगे कि आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम है, आपके लिए तमाम आपकी नज़र में जो है वो हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जा चुकी है, ऑल्दो ऑन अ बिगर कैनवस पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं वो उस किस्म के हालात हमने पहले नहीं देखे। जितने बतदरीज हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हमारे इकोनॉमिक आपकी जो एक्टिविटी है जिसका चलना, आपका मईशत का पहिया चलना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रोथ रेट से अंदाज़ा होता है, आपकी आबादी जो है वो जिस तरह से बढ़ रही है उसके मुताबिक आप लोगों में अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना कर पा रहे हो विद लो ग्रोथ रेट, आपकी अफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड हाई हो, आपकी बेरोजगारी की शरह रिकॉर्ड हाई हो, आपके मुल्क से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हो, तकरीबन 45% की आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई हो, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में तो नहीं नजर आती। हाँ, अलबत्ता आप लोगों ने अपने लिए अगर एक सेफ पूरा एक एनवायरनमेंट बना लिया है कि जहाँ पर आपको इन कोर्ट्स के जरिए, कि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव का रूल है उसके थ्रू कोई भी सजा का सामना ना करना पड़ सके, आपको इम्यूनिटीज मिल गई हैं, आपके ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकेगा, मीडिया आपके कंट्रोल में है, दीगर इदारे जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ गए, कोई भी अगर आवाज उठाने की कोशिश करे उसके ऊपर पीका का आपने एक टूल बना दिया है, वेपनाइज कर दिया है, दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो एक फॉर्म 47 की तरह तैयार रखे वो होते हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि ये इंटरनली आपके लिए ऑल कंड्यूसिव सब कुछ अच्छा है जैसा माहौल है, आपको लग रहा हो कि कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन देन अगेन पाकिस्तान में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। बाज औकात इंटरनली आपको प्रेशर का सामना करना पड़ता है, बाज औकात जो है वो कोई बैरूनी तौर पर आपको किसी न किसी तरह के एक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे में वो शख्स जो कि इस वक्त समझे कि इंटरनली उनको कोई प्रेशर का सामना नहीं है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में बैरूनी तौर पर कोई शख्स, किसी की इन्वॉल्वमेंट, कोई मुतालबा, किसी भी तरह का कोई दबाव जो है वो सामने आ सकता है, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगरचे 2-3 नाम मेरे जहन में ज़रूर है, लेकिन मैं इस वक्त इस पॉइंट पे मेंशन नहीं करना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा मुतालबा क्या आ सकता है इमरान खान साहब से मुताल्लिक, इस बात को कतई तौर पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2.5 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, और हर गुजरता दिन कम से कम ये ज़रूर याद दिला रहा है कि इमरान खान साहब की जो जेल है वो लंबी हो रही है, और दबाव कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे किसी न किसी शक्ल में ज़रूर सामने आ सकता है, और मामला जो है वो नेचुरली अपने एक मंतकी अंजाम तक एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ तो आना है आपने उसको लेकर, क्योंकि आप ऐसे पूरे माहौल में आप जब कोई चीज़ आगे ना लेकर बढ़ पा रहे हों, और ऐसे में लोगों का एतमाद ना सिस्टम पर उस तरह से हो, और लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के जाने पर मजबूर अगर हो रहे हो, लोगों को आप वो कॉन्फिडेंस ना दे पा रहे हो, बिकॉज के एक इंस्टेबिलिटी का, एक तनाव का माहौल है, कंफ्यूजन, एक गैर यकीनी की एक सूरत हाल है। सो ऐसे में आपने किस तरह से वो मामलात को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर आना है। तब्दीली आती है, दबाव आता है, पोजीशंस भी चेंज होती हैं, और वक्त आने पर गारंटीज भी मिल जाती हैं, और फिर वो गारंटीज जो है वो आपको पता है कि वो मान भी ली जाती हैं। हमारी सियासी तारीख जो है वो हमेशा हमें यही कुछ बता रही होती है, एक हिस्ट्री रिपीट भी होती हुई दिखाई दे रही होती है। एक उम्मीद है, एक इम्कान है, अब देखते ये हैं कि ये इम्कान कब एक हकीकत का रूप धारता है। सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि पांचवें बड़े ने चूंकि फैसला करना है,
لہٰذا عمران خان صاحب کا موقف درست ہے کہ ان باقی 3 کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اختیار نہیں، اور اگر 5ویں بڑے نے ہی میز پر بیٹھ کر 3 چھوٹے بڑوں کو بتانا ہے کہ جو عمران خان ہے اس کا کرنا کیا ہے، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایکچولی عمران خان صاحب کا موقف ونڈیکیٹ کر دیا ہے کہ باقی 3 کے پاس جو ہے وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے جو بھی فیصلہ ہونا ہے اس 5ویں بڑے نہیں کرنا ہے، لہٰذا عمران خان بھی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اس 5ویں بڑے سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس تمام اس وقت اختیار ہے اور جس سے ہی بات ہونی ہے ملکی معاملات کو ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے، اور عمران خان صاحب کسی بھی طور پہ ان 3 کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا ایک اصولی موقف نظر آ رہا تھا اور اس موقف سے نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی اس پوری بات میں یہی کچھ بتایا ہے کہ ان 3 بڑوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اصل چابی اس 5ویں بڑے کے پاس ہے جس کا نام رانا ثناء اللہ صاحب نہیں لے رہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کا آج کالم میری نظر سے گزرا 5 بڑے اور قصہ ساکھ کا، اس میں انہوں نے پہلے تو ایک کہانی سنائی، انہوں نے کہا کہ جی ایک امیر ایک عرب شیخ تھا جس کو رولز رائس جو ہے وہ چاہیے تھی، اس کو اپنی بیگم کو ایئرپورٹ سے ہیتھرو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا، اس نے رولز رائس کمپنی کو رابطہ کیا اور رابطہ کر کے اس کو کہا کہ جی مجھے رولز رائس گاڑی چاہیے، کمپنی والوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس گاڑی جو ہے وہ اتنے جلدی ہم تیار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کم از کم اتنا عرصہ لگ جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پہلے ہی چاہیے، پھر لوگوں نے کمپنی والوں کو بتایا کہ بھائی شیخ کو ناراض کرنے کا پھر ایک کانسیکوینس آپ کو بیئر کرنا پڑے گا، تو ان شارٹ وہ گاڑی جو ہے وہ تیار کر کے دے دی گئی، شیخ جو ہے وہ خوشی خوشی اپنی بیگم کو لے کر ایئرپورٹ سے نکلا، خود ڈرائیو کر رہا تھا، 9 میل تک گاڑی آگے چلتی ہے اور اس کے بعد رک جاتی ہے، پروٹوکول میں سب نے آ کے جی سر توڑ کوشش کری، گاڑی آگے چلے ہی نہ، بونٹ کھولا گیا تو پتہ چلا جی انجن ہی نہیں تھا گاڑی کا، رولز رائس کمپنی کو کال کیا گیا اور کال کر کے دریافت کیا کہ بھئی یہ گاڑی تو جو ہے وہ 9 میل چل کے بند ہو گئی، تو بولا جی اس میں انجن نہیں تھا اس گاڑی میں، اور اب تک جو چلی ہے وہ اس ساکھ کے ہی اس اعتماد پہ چلی ہے، اور انجن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی آگے نہیں، سو ایک ان شارٹ سہیل وڑائچ صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت پاکستانی ریاست ہے اس کا انجن جو ہے وہ مقتدرہ ہے، سہیل وڑائچ صاحب کے مطابق ساکھ اور انجن کے حوالے سے مقتدرہ ہمیشہ سے پاکستانی ریاست کا انجن رہی ہے، انجن سے مراد یہاں پر ان کی وہ 5واں بڑا نام ہی ہے کہ جب تک وہ انجن جو ہے وہ نہیں ہوگا تو آپ گاڑی کو آگے نہیں لے کر بڑھ سکتے ہیں، گاڑی کہیں نہ کہیں رک جائے گی دوبارہ جا کے۔ مجھے ایک بات پہ یہاں پر اعتراض ہے، سہیل وڑائچ صاحب نے پھر وہی ایک باریک واردات ڈالی ہے، سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ساکھ کے ہی سہارے حکومتی گاڑی چلی جا رہی ہے، لیکن اگر گاڑی کے اندر انجن مضبوط نہ ہوا تو ساکھ زیادہ دیر نہیں چلتی، گاڑی 9 میل چل کر رک جاتی ہے، کہ مقتدرہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اگر فارغ کرتی ہے تو مقتدرہ کمزور ہو جائے گی، میرے خیال سے سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب والا کام ہی کر رہے ہیں کہ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس وقت بڑی ریلیونس ہے، اور مقتدرہ جو ہے وہ اگر تو ان کو کوئی ان کا پیک اپ کیا گیا، یعنی کہ دوسرے سائڈ سے اگر کہیں بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ بھی اگر الائنمنٹ ہوئی تو پھر مقتدرہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اب مقتدرہ جو ہے وہ کمزور ایسے نہیں ہوتی، اسی مقتدرہ کو آپ نے کانسٹیٹیوشنلی فارمولائز کر کے کور دیا ہے پورا، جو آپ ہائیبرڈ جو کرتے تھے جو کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں تھا، پھر آپ نے لیجسلیشنز کی، آپ نے آل پاورفل بنا دیا، جہاں پر جو کمی نظر آتی تھی وہ آپ نے سب کمی دور کر کے آپ نے خود سے اپنے تمام پاورز جو ہے وہ ایبڈیکیٹ کیے ہیں اور مقتدرہ کے ہاتھ سونپے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ مقتدرہ اگر 2 جماعتوں کو فارغ کرتی ہے تو مقتدرہ کمزور ہو جائے گی، مقتدرہ کمزور ایسے نہیں ہوتی، مقتدرہ اگر 2 کو فارغ کر رہی ہوتی تو مقتدرہ کے پاس آپشنز پہلے سے تیار ہوتے ہیں، یہی کچھ ہم نے پوری ہماری ایک چیکرڈ ہسٹری بھی اسی طرح کی رہی ہے کہ مقتدرہ کبھی اس قسم کے مووز نہیں کرتی جب تک اس نے دیگر آپشن جو ہے پیرالل کھڑے نہ کر لیے، سبسٹیوٹس جو ہے وہ پہلے تیار ہوتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا یہ کہنا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اگر مقتدرہ نے فارغ کیا تو مقتدرہ کمزور ہو جائے گی، اسی طرح سے وہ ایک دوسرا بھی اس کا رخ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مقتدرہ سے جو یہ ایک ان کی ایک بڑی ایک آل کنڈیوسو جو ان کا ایک ریلیشن ہے وہ اگر توڑنے کی کوشش کی تو پھر یہ دونوں پارٹیز کا بھی کچھ نہیں ہوگا، لمبے عرصے تک نظام کو چلانا ضروری ہے۔ اچھا سارا ہی مسئلہ اپوزیشن کا ہے، اپوزیشن کھا جائے گی اگر تو یہ دونوں پارٹیاں اکٹھے ہو کے اور مقتدرہ سے بنا کے اور اس طرح سے نہیں چلی، اپوزیشن کا ہی سارا خوف ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔